तो आज हम रून किंग थॉर को कंपेयर करेंगे 1 करोड़ थॉर के साथ। उसके बाद जानेंगे क्या लोकी डार्कसाइड को बीट कर सकता है या नहीं, और फिर क्या होगा अगर शीमो की फाइट 2008 वाले हल्क से हो जाए, और क्या स्कारलेट विच हमें फ्यूचर में देखने मिलेगी। ऐसे ही कई सारे रैंडम क्वेश्चंस की बात आज हम करने वाले हैं। तो चलो अब शुरू करते हैं। रून किंग थॉर वर्सेस 1 करोड़ थॉर। अब थॉर कितना पावरफुल है सब जानते हैं, लेकिन रून किंग थॉर का सबसे पावरफुल वर्जन है। ये ना ओमनीपोटेंट बीइंग है, मतलब ये ऑलमोस्ट सब कुछ कर सकता है अपने मैजिक से, और साथ में पास्ट और फ्यूचर को भी देख सकता है, और इसने अपनी किस्मत तक को चेंज करके रखा है। अब जब 1 करोड़ थॉर का अलायंस बनेगा तब वो काफी ज्यादा अमाउंट में फिजिकल और एनर्जी अटैक्स को रिलीज करने वाला है। हो सकता है इनकी फाइट में कुछ प्लैनेट्स भी बर्बाद हो जाए, लेकिन 1 करोड़ थॉर काफी नहीं है अकेले रून किंग थॉर को बीट करने के लिए, क्योंकि इन सारे थॉर के पास सिर्फ 2 एबिलिटीज है। फर्स्ट अपनी लाइटनिंग पावर्स और सेकंड फिजिकल स्ट्रेंथ। अब क्योंकि रून किंग थॉर भी गॉड ऑफ थंडर है, इसलिए लाइटनिंग अटैक्स को उस पर कोई असर नहीं होने वाला, पर वो फिजिकली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो चाहे तो अपने आसपास मैजिकल शील्ड बना सकता है, जिसकी वजह से किसी भी थॉर वेरिएंट का अटैक उस पर काम नहीं करेगा। ऊपर से रून मैजिक की वजह से रून किंग को ऑलरेडी पता होगा कि उस पर कौन सा अटैक होने वाला है, क्योंकि वो फ्यूचर देख सकता है। और साथ में रून किंग के पास ओडिन फोर्स भी है, तो उसे वो अपने एक कमांड से सारे थॉर वेरिएंट्स को अनवर्दी बना सकता है। इनफैक्ट अगर हम लॉजिकली देखें तो रून किंग थॉर ओमनिवर्सल कैरेक्टर है। उसके सामने 1 करोड़ थॉर आ जाए या फिर 1000 करोड़, जब तक सारे वेरिएंट्स के पास रून मैजिक या फिर लिविंग ट्राइब्यूनल लेवल की पावर ना हो, तब तक कोई भी वेरिएंट अकेले रून किंग थॉर को बीट नहीं कर सकता। इसलिए रून किंग थॉर 1 करोड़ वेरिएंट से ज्यादा ताकतवर है। क्या हमें फिर से गॉडजिला का बर्निंग फॉर्म देखने मिलेगा? हाँ भाई, 100% हमें फ्यूचर में बर्निंग गॉडजिला देखने मिलेगा, क्योंकि रूमर्स के अकॉर्डिंग गॉडजिला एक्सकॉम 3 में डिस्ट्रॉयर नाम का मॉन्स्टर विलन हमें देखने मिलेगा। और जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि डिस्ट्रॉयर सबसे डेंजरस मॉन्स्टर में से एक है। बेसिकली ह्यूमंस ने जब गॉडजिला पर ऑक्सीजन डिस्ट्रॉयर फोड़ दिया था, तब वाटर केमिकल रिएक्शन और गॉडजिला के ब्लड रिएक्शन की वजह से यहाँ से डिस्ट्रॉयर का जन्म होने वाला है। ये मॉन्स्टर शीमो से भी ज्यादा बड़ा है साइज में, और गॉडजिला की एटॉमिक ब्रेथ भी इसके सामने काम नहीं करती है। पर फिर अगर हम 90s की मूवीज को फॉलो करें तो वह गॉडजिला फिर से अपने बर्निंग फॉर्म में आता है और खुद को और ज्यादा पावर अप करता है। तो फ्यूचर में जब भी बर्निंग गॉडजिला आएगा तब हमें उसका डोमेन एक्सपेंशन तो देखने मिलेगा ही, लेकिन साथ में बर्निंग जिला की कुछ न्यू एबिलिटीज भी देखने मिलेगी। और अगर डिस्ट्रॉयर सच में मेन विलन हुआ तो हमें म्यूगेरा नाम का एक मॉन्स्टर रोबोट भी देखने मिलेगा, जो मेका गॉडजिला का एक अपग्रेड होने वाला है। एंड गेम कैप्टन अमेरिका वर्सेस प्रोफेसर हल्क। अब एंड गेम में कैप और हल्क दोनों बहुत चेंज हो चुके थे। एक तरफ कैप था जो अब वर्दी बन चुका है और थॉर की पावर्स को यूज करने लगा था, साथ में इसने थैनोस को भी अच्छी खासी फाइट दी थी। और दूसरी तरफ हल्क प्रोफेसर हल्क बन चुका है, जिसकी वजह से उसका पूरा एग्रेशन खत्म हो गया। बट एटलीस्ट अब हल्क सबसे इंटेलिजेंट लोगों में से एक है। अब देखो, भले ही हल्क ज्यादा इंटेलिजेंट हो, साइज में ज्यादा बड़ा हो और स्ट्रेंथ लेवल भी उसके पास ज्यादा देखने मिलती हो, बट अगर इन दोनों में एक ब्रूटल फाइट होती है तो कैप्टन अमेरिका जीत जाएगा, क्योंकि कैप के पास ज्यादा बैटल एक्सपीरियंस है। प्रोफेसर हल्क का माइंड ब्रूस बैनर का है, जो ज्यादा फाइट में इन्वॉल्व नहीं होता है। देन कैप्टन का बॉडी साइज छोटा है, इसलिए वो ज्यादा फास्ट और एजाइल रहेगा फाइट में। ऊपर से कैप के पास म्यूनर है, अब वो लॉन्ग रेंज अटैक भी कर सकता है, फिर चाहे वो म्यूनर फेंक के मारना हो या फिर लाइटनिंग स्ट्राइक करना हो। ऊपर से प्रोफेसर हल्क की फीट्स ऑलमोस्ट ना के बराबर है, जबकि कैप थैनोस से अच्छी फाइट कर रहा था। और प्रोफेसर हल्क के पास ना तो अच्छे फीट्स है, ना ही बैटल एक्सपीरियंस है, और ना ही वो वर्दी है। सो ओवरऑल देखिए तो कैप के पास बहुत सारे एडवांटेजेस देखने मिल जाते हैं, इसलिए वर्दी कैप थोड़ी बहुत स्ट्रगल करके प्रोफेसर हल्क को बीट कर देगा। लोकी वर्सेस डार्कसाइड। अब डार्कसाइड वाले एक नॉन कैनन कैरेक्टर हो, लेकिन ये काफी ज्यादा पावरफुल बीइंग है। इसकी स्ट्रेंथ लेवल सुपरमैन से मैच करती है। अपने जिंदगी के यंग डेज में सीधा गॉड से लड़ गया था। ये बात अलग कि उसने बहुत बुरी तरीके से मार खा ली थी और शौक की वजह से बोल गया कि उसने कौन से प्लेनेट पर अटैक किया था, लेकिन फिर भी गॉड से फाइट करना कोई छोटी बात नहीं है। फिर इसने कई सारे प्लैनेट्स को कॉन्कर किया है, और साथ में इसके पास ओमेगा बीम्स है, जो सुपरमैन की हीट विजन जितनी डिस्ट्रक्टिव है। और साइबोर्ग की विजन में तो डार्कसाइड ने सीधा सारे जस्टिस लीग मेंबर को मार भी दिया था सुपरमैन को छोड़कर। पर सिर्फ एक सीरीज की वजह से लोकी गॉड ऑफ मिस्चिफ से गॉड ऑफ मल्टीवर्स बन चुका है। अब लोकी ना सिर्फ अपना मैजिक यूज करता है, बट इसके पास दुनिया भर की नॉलेज आ चुकी है। ये टाइम को मैनिपुलेट कर सकता है, और साथ में एमसीयू की सारी टाइमलाइंस का कंट्रोल अब लोकी के हाथ में है। अब लोकी के फाइट करने का तरीका कम्प्लीटली डिफरेंट है। डार्कसाइड मैक्सिमम अपने फिजिकल स्ट्रेंथ का यूज करता है, जबकि लोकी अपने मैजिक का। और मुझे नहीं लगता डार्कसाइड की ओमेगा बीम्स का असर लोकी पर होगा, क्योंकि जब लोकी ऑरा में चल रहा था तब इसकी एज बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रही थी, और आज की डेट में लोकी अरबों खरबों साल का भी हो सकता है। और क्योंकि ओडिन के मैजिक की वजह से लोकी एक एसगार्डियन है, और एसगार्डियन टाइम के साथ पावरफुल बनते चले जाते हैं, इसलिए लोकी फिजिकल स्ट्रेंथ में डार्कसाइड को भी सरपास करने वाला है। पर अब क्योंकि डार्कसाइड एमसीयू का पार्ट नहीं है, इसलिए लोकी उसे टाइमलाइन से तो नहीं मिटा सकता, बट लोकी के टाइम मैनिपुलेशन पावर सब भी काम करेगी। लोकी चाहे तो अपने मैजिक से डार्कसाइड को बहुत ज्यादा परेशान करके रख देगा, और लोकी के पास टाइम स्लिपिंग एबिलिटी है, इसलिए फर्क नहीं पड़ता लोकी फाइट में कितनी बार मारा जाता है, वो फिर से जिंदा होकर फाइट करने आ जाएगा।
पर लोकी चाहे तो वो डार्कसाइड का टाइम भी रोक सकता है। ऐसा करने के बाद डार्कसाइड अपने सोचने समझने की एबिलिटी को खो देगा और अपनी बॉडी को मूव भी नहीं कर पाएगा। इसके बाद लोकी डार्कसाइड को स्टैचू बनाकर रखे या फिर वॉइड में फेंक दे, वो उसकी मर्जी है। इसलिए अगर यहाँ पर 2012 वाला लोकी होता तो शायद डार्कसाइड जीत जाता, लेकिन गॉड ऑफ मल्टीवर्स को डार्कसाइड कभी बीट नहीं कर सकता। क्या प्रेजेंट टाइम का लोकी जिंदा है? बिना घुमा फिरा के आंसर दो तो नहीं। मेन टाइमलाइन वाला लोकी जिंदा नहीं है। थैनोस के हाथों मारा गया था, वह लोकी का कोई मैजिक यूज नहीं हुआ था और ये बात TVA वालों ने भी कंफर्म किया है। वैसे भी TVA वाले लोकी पर कुछ ज्यादा अच्छे से नजर रखते हैं। वो जिंदा होता तो उसकी फाइल स्पेसशिप अटैक में खत्म नहीं होती। शिमू वर्सेस हल्क 2008 वाला। अब ये दोनों अपने स्पेसिफिक यूनिवर्स के अनस्टॉपेबल मॉन्स्टर्स है। एक तरफ शिमू है जो एक एंशिएंट टाइटन है, तो दूसरी ओर हल्क है जो 2008 में कुछ ज्यादा एग्रेसिव तरीके से फाइट किया करता था। अब इन दोनों की स्ट्रेंथ लेवल की बात करें तो शिमू साइज में एक बड़ी मॉन्स्टर है, उसका मास ज्यादा है, जिसकी वजह से स्ट्रेंथ लेवल में ये इवॉल्व गॉडजिला को भी सरपास कर देती है। इसमें इतनी स्ट्रेंथ तो है ही कि ये गॉडजिला को बड़ी आसानी से पीछे ढकल देती है और साथ में अपने मुंह से कॉन्ग को उठाकर भी बिल्डिंग में फेंक दिया था। पर 2008 में हल्क भी एक ट्रू सिग्मा कैरेक्टर था। वो हैवी से हैवी चीजों को उठाकर फेंक देता था। एनिमे से फाइट करते समय हल्के पंचेस से शॉकवेव प्रोड्यूस होता है। ये एक पंच में लेवाइथन और फेनरिस जैसों को नॉकआउट कर सकता है। थोर को इतनी जोर से पंच मार रहा था कि उसे दिन में ओडिन के फ्लैशबैक दिखाई दे रहे थे और प्रोफेसर हल्क बनने के बाद हल्क का एग्रेशन भले पूरी तरीके से खत्म हो गया हो, लेकिन जब एवेंजर्स HQ गिरा था तब इसने ही पूरी बिल्डिंग को अपने कंधों पर पकड़ के रखा हुआ था। अगर हल्क वहां पर ना होता तो कुछ एवेंजर्स तो बिल्डिंग गिरने की वजह से मारे जाते। सो ओवरऑल देखे तो इन दोनों की स्ट्रेंथ लेवल अपने अपने जगह पर ठीक है। ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो ये अपने अपने स्पेसिफिक यूनिवर्स में सुप्रीम लेवल पर है। शिमू के पास ज्यादा ड्यूरेबिलिटी फीट्स तो नहीं है, लेकिन इसने 2 बार गॉडजिला के एटॉमिक ब्रेथ से सर्वाइव किया है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि ये 20 टाइम ज्यादा पावरफुल थी ब्लू वाली एनर्जी से और ब्लू एटॉमिक म्यूटोस और मेगा गॉडजिला जैसे को मारने के लिए मोर देन इनफ थी। पर हल्क MCU के सबसे टफेस्ट कैरेक्टर में से एक है। इसने थॉर के हैमर अपने मुंह पे खाया है, हल्क बस्टर की वेपन्स को काउंटर किया है, मिसाइल और एलियन लेजर बीम से लड़ चुका है और हल्क ही था जिसने 6 इन्फिनिटी स्टोन को वेल्ड करके स्नैप किया था। ये बात अलग है कि इसका हार्ट डैमेज भी हो गया था, लेकिन बाद में वो ठीक भी हो गया। पर हल्क एक ऐसा कैरेक्टर है जिसके सामने तुम टेक्नोलॉजी यूज करो या फिर एसगार्ड की गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, अपनी ड्यूरेबिलिटी लेवल्स की वजह से यह हर एक वेपन को ओवरकम कर देता है। स्पीड कंपेयर करके कोई फायदा नहीं है क्योंकि हल्क फास्ट है, लेकिन शिमू का साइज हल्क के कंपैरिजन में बहुत बड़ा है, तो इस फाइट में वैसे भी स्पीड काम नहीं आने वाली। तो अब बात करते हैं कंक्लूजन की। अब देखो, शिमू गिडोरा जैसे को टाइम आने पर फ्रीज कर सकती है, बट दूसरे मॉन्स्टर का साइज बहुत बड़ा होता है, इसलिए उन्हें टारगेट करना भी इजी काम होता है। बट जो हल्क का साइज है वो शिमू के नाखून बराबर है। फाइट के दौरान शिमू हल्क को ट्रैक ही नहीं कर पाएगी। जैसे नॉर्मल ह्यूमंस एंडमैन को नहीं ट्रैक कर पाते हैं, वैसे सेम सीन यहाँ पर होने वाला है। और अगर उसने हल्क को देख भी लिया तो अपने फ्रोस्टबाइट से फ्रीज करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। पर अब हल्क के पास ऐसे बहुत सारे रास्ते हैं जिससे वो शिमू पर अटैक कर सकता है। अगर हल्क के पंचेस से लेवाइथन जैसे नॉकआउट हो सकते हैं तो शिमू को भी ये अटैक्स हर्ट करेंगे और इन अटैक्स को काउंटर करने के लिए शिमू कुछ भी नहीं कर पाएगी। पर हो सकता है शिमू की स्किन इतने टफ हो कि हल्क उसे नॉकआउट ना कर पाए, लेकिन हल्क शिमू के मुंह के रास्ते से उसके बॉडी के अंदर जा सकता है और उसके इंटरनल ऑर्गन्स को डैमेज कर सकता है। और अगर कोई एनिमी बॉडी के अंदर से अटैक कर रहा हो तो शिमू या कोई भी मॉन्स्टर कुछ नहीं कर सकता। इसलिए साइज छोटा होने की वजह से हल्क इस बैटल में विनर बन जाएगा। ये बात अलग है, उसे बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है शिमू जैसे मॉन्स्टर्स को बीट करने के लिए। स्कारलेट विच के रिफ्लेक्सेस फास्ट है या फिर हेला के? ऑफ कोर्स हेला के रिफ्लेक्सेस ज्यादा फास्ट है। स्कारलेट विच सबसे पावरफुल मैजिक यूजर है, लेकिन आखिर में वो एक ह्यूमन बीइंग ही है जिसकी बॉडी एक लिमिटेड स्पीड से मूव करेगी। पर हल्क गॉडेस ऑफ डेथ है, ऊपर से एसगार्डियन है और बचपन से उसे किलिंग मशीन बनने के लिए ट्रेन किया है। और वॉरियर्स के रिफ्लेक्सेस काफी ज्यादा बेटर होते हैं किसी भी नॉर्मल ह्यूमन या मैजिक यूजर से। स्कारलेट विच के रिफ्लेक्सेस इंप्रूव हुए हैं टाइम के साथ, लेकिन उसका ज्यादा फोकस अपने मैजिक यूज करने पर होता है, जबकि हेलन ने अपने रिफ्लेक्सेस की वजह से म्यूनर को बीच हवा में रोक दिया था। और हम सबको पता है म्यूनर कितना ज्यादा फास्ट ट्रैवल करता है। फिर एसगार्डियन आर्मी के कितने सारे अटैक्स फ्लॉप गए थे हेला के सामने। ये बंदे ने तो थॉर के लाइटनिंग अटैक्स तक को ब्लॉक करके रखा है, और लाइटनिंग कितनी फास्ट होती है वो तो मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है। ऐसा कुछ स्कारलेट विच कभी नहीं कर सकती। ये तो कैप्टन कार्टर और कैप्टन मार्वल के सामने बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रही थी अगर हम एजिलिटी और रिफ्लेक्सेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो। सो या हेला के रिफ्लेक्सेस ज्यादा बेटर है। क्या स्कारलेट विच फ्यूचर में अपीयर होगी, और होगी तो कब और कहाँ? ओके, सो अब आप में से जितने भी कट्टर स्कारलेट विच फैंस है उन्हें ये सुनकर दुख होगा, लेकिन ये बात सच है कि स्कारलेट विच फ्यूचर में अपीयर नहीं होने वाली है। ऐसे रूमर्स आ रहे हैं कि स्कारलेट विच की फ्यूचर मूवी बनने वाली है, लेकिन हम अगर लॉजिकली देखें तो MCU अब सीक्रेट वॉर्स की ओर जा रहा है और स्कारलेट विच की स्टोरी लाइन का यहाँ पर कोई भी काम नहीं है। और मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में जब स्कारलेट विच के ऊपर टेम्पल गिरा था उसी टाइम पर उसकी डेथ हो गई थी, और ये ऑफिशियली कंफर्म भी हो चुका है। हो सकता है फ्यूचर में हमें दूसरे यूनिवर्स की स्कारलेट विच को दिखाया जाए, लेकिन मेन यूनिवर्स की स्कारलेट विच का रिटर्न होना अब ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। हाँ, लेकिन ऐसे रूमर्स आ रहे हैं कि जो माइटी थॉर थी और हेमडाल भी वो फिर से जिंदा होकर एसगार्ड में वापस आने वाले हैं और एसगार्डियंस के लिए फिर से मर की
जिंदा होना कोई न्यू बात नहीं है। ये लोग मरने के बाद वालहल्ला में जाते हैं और एसगार्ड का किंग चाहे तो अपने पावर से एसगार्डियन को फिर से जिंदा कर सकते हैं। तो हाँ, अगर आपको रिटर्न देखना है तो माइटी थॉर और हेमडाल देख सकते हैं, लेकिन स्कारलेट विच का तो अब पक्का नहीं है। रून किंग थॉर इन फ्यूचर ऑफ एमसीयू। अब हम सबको पता है रून किंग थॉर का सबसे पावरफुल वर्जन है जो पास्ट और फ्यूचर को देख सकता है और डेस्टिनी को चेंज कर सकता है, और इसने शैडो गॉड्स को बीट किया है जो ओमनिवर्सल लेवल पर रैंक करता है। अब प्रैक्टिकली देखें तो रून किंग थॉर के एमसीयू में अपीयर होना इम्पॉसिबल है। अब काफी सुपर फैंस को बुरा लग सकता है, लेकिन रियलिटी यही है। रून किंग थॉर का मेन रोल रैग्नारोक इवेंट में होना चाहिए, बट एमसीयू का रैग्नारोक खत्म हो चुका है, तो अब थॉर के पास कोई रीजन नहीं है रून मैजिक गेन करने के लिए। अगर किसी वजह से थॉर 5 में सारे गॉड्स एसगार्ड के अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं, या फिर कुछ कॉस्मिक एंटिटीज की वजह से थॉर की बेटी लव को प्रॉब्लम होती है, तो शायद हो सकता है रून किंग थॉर हमें देखने मिले, क्योंकि थॉर बहुत ज्यादा पावरफुल बन चुका है, लेकिन इतना भी नहीं कि सारे गॉड्स और कॉस्मिक एंटिटीज को अकेले मार दे। और अगर हम एसगार्ड की ट्रिनिटी को देखें तो लोकी गॉड ऑफ मिसचिफ से गॉड ऑफ मल्टीवर्स बन चुका है, हेला डेथ गॉडेस से गॉडेस ऑफ लाइफ बन चुकी है, बट किसी भी यूनिवर्स या टाइमलाइन में थॉर का कोई बड़ा पावर अपग्रेड देखने नहीं मिला। सो अब हो सकता है कि एक तो थॉर 5 में, नहीं तो सीक्रेट वॉर्स, इन दोनों में से एक मूवी में थॉर को रून किंग थॉर बनने का मौका मिल जाए। सो अब हमें बस वेट करना है, थॉर की किस्मत में क्या लिखा है वो तो हमें फ्यूचर में पता चलेगा। क्या होगा अगर वेनम हल्क को अपना होस्ट बना ले? कॉमिक्स में एक दो बार वेनम ने हल्क की बॉडी को टेक ओवर किया है, ये सोचकर कि हल्क और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। हल्क ऑलरेडी फिजिकली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो अच्छे खासी ड्यूरेबल भी है, और साथ में हल्क के पास ग्रेट हीलिंग फैक्टर भी है। पर अगर वेनम हल्क की बॉडी को टेक ओवर करता है तो फुल बॉडी को कवर नहीं करता है, क्योंकि वेनम सिम्बियोट का साइज हल्क से छोटा है, तो वो अपने मास्क को इतना स्ट्रेच नहीं कर पाता है कि हल्क का फुल कंट्रोल उसे मिल जाए। ऊपर से जब वेनम हल्क को अपना होस्ट बनाता है तब हल्क कमजोर हो जाता है, क्योंकि अब हल्क हाई फ्रीक्वेंसी साउंड को नहीं झेल सकता, और साथ में लाइटनिंग और फायर बेस्ड अटैक से भी वो बहुत जल्दी वीक हो जाता है। तो और हल्क को होस्ट बनाकर ना तो वेनम का कोई फायदा होता है और ना ही हल्क का। ये पता लगे जब वेनम दूसरा कोई होस्ट ढूंढेगा तो हल्क की स्ट्रेंथ को वहां पर यूज कर सकता है। सर्टर विथ नो इटर्नल फ्लेम वर्सेस शिमू। अब देखो, सर्टर के पास इटर्नल फ्लेम होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। नॉर्मली सर्टर बिना अपने इटर्नल फ्लेम के कई सारे पावरफुल कैरेक्टर्स को बीट कर सकता है, बस जब ओडिन जैसे स्काई फादर सामने आते हैं तब इटर्नल फ्लेम की जरूरत होती है। लेकिन शिमू स्काई फादर लेवल पर तो बिल्कुल नहीं है, ये बस एक एंशिएंट टाइटन है जो साइज में गॉडजिला से बड़ी है और अपने मुंह से आइस फेंक सकती है। पर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि सर्टर एक मिस्टिकल मोल्टेन क्रिएचर है, इसलिए पानी या बर्फ फेंक कर उसे बुझाया नहीं जा सकता। पर सर्टर की गर्मी से शिमू को हर्ट होने वाला है। साइज छोटा होने की वजह से शिमू सर्टर को देख नहीं पाएगी, और सर्टर चाहे तो शिमू की बॉडी के अंदर जाकर उसके इंटरनल ऑर्गन्स को जलाकर रख देगा। इसलिए फर्क नहीं पड़ता सर्टर के पास अपने इंटरनल फ्लेम हो या ना हो, शिमू का हारना पक्का है। मेका गॉडजिला वर्सेस शिमू। अब मेरे ओपिनियन से एक मिसमैच है, क्योंकि मेका गॉडजिला को बनाया था 2014 के गॉडजिला को देखकर, जो बहुत ज्यादा स्लो मूव करता था और उसकी एटॉमिक ब्रेथ भी बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं थी। मेका के अंदर जो वेपन है वो ब्लू वाले गॉडजिला को हर्ट करने के लिए बने थे, लेकिन अगर हम इन दोनों की फाइट देखें तो मेका के ज्यादातर वेपन्स का असर जिला पर नहीं हुआ, जबकि इस टाइम पर गॉडजिला बहुत ज्यादा थक चुका था, और अगर जिला की एटॉमिक ब्रेथ लो ना होती तो मेका कभी एनर्जी क्लैश में जीत नहीं पाता। पर शिमू को बीट करने के लिए गॉडजिला खुद इवॉल्व कर गया था, और उसके बाद भी वो फिजिकली और एनर्जी वाइज भी शिमू को सरपास नहीं कर पाया था। और जब मेका शिमू के सामने आएगा तब हमें इनके साइज में बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने मिलेगा, इसलिए शिमू मेका जिलो को कम्प्लीटली डोमिनेट कर देगी फिजिकल स्ट्रेंथ में, और गॉडजिला की पिंक वाली एटॉमिक ब्रेथ से भी शिमू को कोई खास फर्क नहीं पड़ा। तो मेका की स्क्रीम कैनन से तो शिमू को कुछ भी नहीं होने वाला, और ऐसा हो सकता है कि शिमू की फ्रोज बाइट की वजह से मेका के कई सारे सिस्टम खराब हो जाए, और उसका आर्मर भी शिमू लेवल की स्ट्रेंथ को झेलने के लिए बना ही नहीं है, इसलिए मेगा गॉडजिला के पार्ट्स बहुत ज्यादा देर तक शिमू की स्ट्रेंथ को झेल नहीं सकते। और फाइनली इनकी फाइट अगर लंबी चली तो आखिर में जितना शिमू को ही है, क्योंकि मेगा गॉडजिला ना तो इतना ड्यूरेबल है कि शिमू की स्ट्रेंथ लेवल को सरपास कर सकता है, बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि शिमू की फ्रोज बाइट से मेगा गॉडजिला के सिस्टम खराब होकर फेल हो जाएंगे, और साइज का एडवांटेज तो शिमू को मिलने वाला है, इसलिए मेगा गॉडजिला की यहाँ पर एक नहीं चलने वाली। कॉन्ग वर्सेस शांग-ची के ड्रैगन्स। अब कॉन्ग अपने स्पीशीज में सबसे स्ट्रॉन्ग है, और अब तो उसके पास दो वेपन्स भी है, बीस्ट ग्लव जिससे गॉडजिला तक नॉकआउट हो जाता है, और बैटल एक्स, और ये चीज गॉडजिला के डोर्सल प्लेट से बनी है, इसलिए एनर्जी एब्जॉर्ब करती है और जिला की स्किन तक को कट कर सकती है। तो अगर ग्रेट प्रोटेक्टर कॉन्ग के सामने आती है तो कॉन्ग ज्यादा बड़ा दिखने मिलेगा, क्योंकि ऑफ कोर्स उसकी हाइट ज्यादा बड़ी है। लेकिन अगर कॉन्ग के पास अपना ग्लव और एक्स ना हो तो प्रोटेक्टर अपने विंड और वाटर मैनिपुलेशन की वजह से कॉन्ग को काफी ज्यादा हर्ट कर सकती है, क्योंकि कॉन्ग ने आज तक किसी मिस्टिकल बीइंग से फाइट नहीं की है। पर अगर कॉन्ग के पास अपना बीस्ट ग्लव और बैटल एक्स हो तो अब प्रोटेक्टर के लिए प्रॉब्लम बन सकती है। हो सकता है ड्रैगन बैटल एक्स से कट हो जाए या फिर बीस्ट ग्लव से हैवी हिट से नॉकआउट भी हो जाए, इसलिए मुझे नहीं लगता ग्रेट प्रोटेक्टर कॉन्ग को बीट कर सकती है।
लेकिन जब बात आती है ड्वेलर इन द डार्कनेस की, तो अब कॉन्ग स्ट्रेंथ लेवल में ज्यादा बेटर देखने मिलेगा, लेकिन ड्वेलर के पास उड़ने की एबिलिटी है, इसलिए कॉन्ग उसके पास जल्दी रीच ही नहीं कर सकता। और सबसे मेन बात, ड्वेलर के पास टेलीपैथिक एबिलिटीज होने के साथ फेयर क्रिएशन एबिलिटी है, इसलिए वो चाहे तो कॉन्ग के माइंड को कंफ्यूज कर सकता है या फिर कॉन्ग के मन में डर पैदा कर देगा, जिसके बाद कॉन्ग ड्वेलर से फाइट करने से मना कर देगा। ऊपर से ड्वेलर कॉन्ग की लाइफ फोर्स एनर्जी को भी एब्जॉर्ब कर सकता है, इसलिए भले ही फिजिकल स्ट्रेंथ का पॉइंट कॉन्ग को मिलता हो, लेकिन बाकी जितने भी फैक्टर्स है सब में ड्वेलर इन द डार्कनेस आ गए और वो कॉन्ग को एक ब्रूटल फाइट में बीट भी कर देगा। अगर अनवर्दी थॉर को वेनम अपना होस्ट बना ले तो वो कितना पावरफुल होगा। हमें ज्यादा फर्क देखने नहीं मिलेगा क्योंकि अनवर्दी थॉर एक ह्यूमन ही है जिसके पास बहुत सारा बैटल एक्सपीरियंस है, इसलिए अगर वेनम थॉर को होस्ट बनाता है तो वेनम के पास थॉर की मेमोरीज और सारे स्किल्स आ जाएंगे, लेकिन इसके बाद भी वेनम हीट और साउंड से वीक होगा, जिसकी वजह से वेनम कभी गॉड ऑफ थंडर की पावर यूज नहीं कर सकता। बट क्योंकि थॉर बाय बर्थ एक एसगार्डियन है, इसलिए थॉर एक बेटर होस्ट बन सकता है एडी ब्रॉक की कंपैरिजन में। क्या थॉर कैप्टन अमेरिका से ज्यादा तेज भाग सकता है? ऑफ कोर्स थॉर ज्यादा फास्ट भाग सकता है। ये बात अलग है कि एमसीयू वाले थॉर की स्पीड को कम्प्लीटली इग्नोर कर देता है, लेकिन थॉर की मूवमेंट्स, रिएक्शन टाइम, स्टैमिना और ड्यूरेबिलिटी लेवल्स कैप्टन से बहुत ज्यादा अच्छे है। इनफैक्ट अगर आप लव एंड थंडर की फर्स्ट फाइट देखे हो तो वहाँ एक मोमेंट पर थॉर जब टेंपल की ओर जा रहा होता है तब वो खुद को प्योर लाइटनिंग में कन्वर्ट कर लेता है और कैप लाइटनिंग स्पीड से तो कभी भाग नहीं सकता, इसलिए थॉर ज्यादा फास्ट है। और ये सवाल आता ही नहीं अगर कभी एमसीयू थॉर की स्पीड को अच्छे से हमें स्क्रीन पर दिखा देते। लेकिन इसी के साथ आज के सारे रैंडम क्वेश्चंस यही खत्म होते हैं और ये हमारे 30 डेज सीरीज का 6th वीडियो है। तो अब मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक